Hello student, अस्सलाम वालेकुम and very good evening and welcome back to our channel. So student, जैसा कि ऑलरेडी हम चैप्टर फर्स्ट कवर कर चुके हैं विद देयर एमसीक्यूज एज वेल, तो स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, हम पहले चैप्टर करेंगे डिस्कस, मीन्स आज हम चैप्टर को कर लेंगे कंप्लीट, देन इंशाल्लाह इस चैप्टर के एमसीक्यूज को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो चलिए चैप्टर के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस कर लेते हैं. देखिए ये चैप्टर किसके रिगार्डिंग है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रीवियसली हमने किसके बारे में पढ़ा? मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग पढ़ा, मैनेजमेंट के नेचर एंड सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग पढ़ा. अब एक्चुअल में जब हमने वहाँ कंपैरिजन करा था मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है कि फुल फ्लेज प्रोफेशन है या नहीं है, तो हमने कंपैरिजन में एक चीज़ देखी कि साइंस से जब मैनेजमेंट का कंपैरिजन करते हैं तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि साइंस के जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वैसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं. तो एक्चुअल में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं क्या और उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये इस चैप्टर में हमें करना है डिस्कस. तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब है फंडामेंटल्स या वी कैन से फैक्ट. तो एक्चुअल में जैसे हमारी साइंस में फैक्ट या फंडामेंटल्स ले डाउन करे जाते हैं, वैसे हमारी मैनेजमेंट के अंदर भी क्या है, सर्टेन फैक्टर्स हैं, सर्टेन वी कैन से प्रिंसिपल्स हैं या फंडामेंटल फैक्ट्स पर बेस्ड है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर जनरली बात करी जाए तो ये गाइडलाइंस हैं. क्या है? गाइडलाइंस हैं, जनरल और ब्रॉड. ब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में है. एंड जनरल क्यों बोला जा रहा है, गाइडलाइन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ गाइड कर रही हैं, ये सिर्फ हमें एक आइडिया प्रोवाइड कर रही हैं, ये सब हमें रूट बता रही हैं. अब हमारे ऊपर है, मतलब हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर है और मैनेजर का अपना स्टाइल होता है. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट प्योर आर्ट होती है और कि जो भी नॉलेज, जो भी एक्चुअल में क्या है आपने स्किल लर्न करी है, उसको अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, हर किसी का डिफरेंट होता है. तो एक्चुअल में सिर्फ वो हमें गाइड कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं एक्चुअल में क्या करना है वो इंडिविजुअल अपने बेस पर क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है. मतलब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि स्टैटिक हैं या हम क्या कर सकते हैं जिस मैनर में उनको फ्रेम करा गया है सिर्फ उसी मैनर में यूज करने, हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि इनका नेचर डायनामिक है. स्टार्टिंग में क्या कहा जा रहा है कि जनरल गाइडलाइंस है, मीन्स दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, हम इनको चेंज कर सकते हैं, डायनामिक है. बिकॉज वी नो वेरी वेल मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड द बिजनेस वी कैन से इन्वायरमेंट जिसमें हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करें वो भी कैसा है, डायनामिक है. सो एक्चुअल में क्या है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है. ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं किससे डिफर करते हैं? साइंस के प्रिंसिपल से, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल किससे डील कर रहे हैं? मेनली ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं. इसीलिए हमने पढ़ा था ना, साइंस में एप्लीकेशन पॉसिबल है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है. और एक्चुअल में जैसे टेक्निक्स हैं हमारे साइंस की, इसी लिहाज से जो हमारे मैनेजमेंट की टेक्निक्स है वो क्या है, डिफरेंट है. ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं जो गाइड करेंगे कि कैसे मैनेजर को डिसीजन लेने हैं, किस सिचुएशन के अंदर कैसे एक्ट करना है, कैसे पॉलिसीज बनानी है एंड सो ऑन. तो एक्चुअल में क्या है, जो बिहेवियर है वो एक्चुअल में क्या है, डिफरेंट है. या फिर एक्चुअल में क्या है, हर एक बेसिस पर हर एक जो वी कैन से बिजनेस स्कॉलर है उन्होंने अपने आइडियाज रिप्रेजेंट करें, वो अपनी कहीं ना कहीं आउटलुक को रिप्रेजेंट करा है. अब एक्चुअल में जब इन प्रिंसिपल को ड्राइव करा गया था, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उस टाइम पर जो बिजनेस सिचुएशन थी, इन्वायरमेंट था, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. आज के सिनेरियो की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफर करता है. तो एक्चुअल में क्या इसीलिए क्या कहा गया कि जनरली ये क्या है, गाइडलाइंस की तरीके से काम कर रहे हैं, जिसको क्या करा जा सकता है, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं. तो सिंपली मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं. साइंस के प्रिंसिपल से डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल मेनली किससे डील करते हैं और बाकी सब्जेक्ट से भी डील करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट किससे डील करती है, ह्यूमन बिहेवियर से. साइंस का नेचर क्या होता है, साइंस के प्रिंसिपल्स स्टैटिक होते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे हैं, हमारे डायनामिक है, क्योंकि इसमें हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर क्या है, नेचर का मतलब यहाँ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स से है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है, एज यू कैन सी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. मीन्स कि एक्चुअल में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं. इसके लिए हम जनरली पहले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़कर आए, एक वन वर्ड पढ़कर आए, परवेसिव. ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे हैं,
परवेसिव है, क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह है ना, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। जब मैनेजमेंट हर जगह है तो उसके प्रिंसिपल्स भी क्या होंगे, हर जगह एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा द सेकंड फीचर इज जनरल गाइडलाइंस। क्या है ये? जनरल गाइडलाइंस है जो गाइड कर रहे हैं मैनेजर्स को कि कैसे एक्ट करना है। सिर्फ गाइड कर रहे हैं, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। हमें सिर्फ इस बात के लिए एक्चुअल में क्या नहीं कर रहे, मोल्ड नहीं कर रहे हैं या स्ट्रिक्टली हमें ये नहीं बता रहे कि हमें सेम उसी प्रिंसिपल्स को या उसी मैनर में प्रिंसिपल को यूज करना है जैसे एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन थे या जब उनको डेवलप करा गया। क्या कर सकते हैं हम? हिंट ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं और अपने लिहाज से या एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, हाईली फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है। उसी लिहाज से हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी एडजस्ट या मॉडिफाई कर सकते हैं। द थर्ड वन है इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मींस व्हाट के जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये किस पर बनाए गए हैं, मतलब इनको फॉर्म किस बेसिस पे करा गया है, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट पर। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट डेवलप कर दिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। एक एक्चुअल में क्या है, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन करी गई, कॉन्टिन्यूस रिसर्च करी गई कि अगर हम एक सर्टेन प्रिंसिपल को जो हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर के रिगार्डिंग इस चैप्टर में हमें डिस्कस करने हैं, तो इन दो पर्सनालिटीज ने एक्चुअल में जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एंड टेक्निक डिवाइस करे हैं, तो इसके रिगार्डिंग ऐसा नहीं करा कि उनको ऐसी आइडिया आया और बिना उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करे, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके वो प्रिंसिपल फॉर्मुलेट कर दिया। नहीं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनके पीछे क्या है, एक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। ओवरनाइट फॉर्म में डेवलप नहीं होते। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स के लिए क्या है, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट है, सेम हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का भी है। देन फ्लेक्सिबल है, बिकॉज एक्चुअल में क्या, मैनेजर जो प्रैक्टिसिंग कर रहा है वो सिचुएशन के डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। बिकॉज we can say they generally work as a general guidelines, हमारे लिए काम करते हैं। क्यों जनरल गाइडलाइंस है? बिकॉज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज फ्लेक्सिबल। इसके अलावा मेनली बिहेवियरल। एक्चुअल में क्या है, जितने भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए या किस पर्टिकुलर रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, ह्यूमन एलिमेंट। बिकॉज मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद ह्यूमन एस्पेक्ट। किससे कंसर्न है? ह्यूमन एस्पेक्ट है, क्योंकि सारे काम किसको करने हैं, सारे काम ह्यूमंस को करने हैं। तो एक्चुअल में जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो किसको मेनली फोकस करके बनाए गए, ह्यूमन बिहेवियर को, तो इसलिए कहा गया मेनली बिहेवियरल है। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। मींस व्हाट कि जितने भी प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे इसमें कॉज एंड इफेक्ट है, मतलब जो भी प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करे हैं, अगर हम उनमें से कुछ प्रिंसिपल को या जितने भी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करेंगे तो हर एक प्रिंसिपल का एक लॉजिक है। अगर हम मान लीजिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को, तो जो क्या कहता है कि एक एक्चुअल में क्या है, सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही इमीडिएट बॉस होना चाहिए, ठीक है, और एक ही बंदा क्या करे, एक ही सीनियर ऑर्डर करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। क्योंकि अगर एक से ज्यादा इमीडिएट सुपीरियर से बॉसेस ऑर्डर करेंगे तो पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऑर्डर को, किसकी कमांड को फॉलो करना है। तो इफ वी विल यूज द यूनिटी ऑफ कमांड, देन क्या होगा, इसका इफेक्ट जो एक्चुअल में हम रोक सकते हैं, जो डुअल सबऑर्डिनेशन है या एक्चुअल में एक्सक्यूजल। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि एक से ज़्यादा सीनियर ऑर्डर दे रहे हैं तो दूसरा पर्सन कंफ्यूज हो रहा है, काम भी नहीं कर पा रहा, या एक्चुअल में उसको एक्सक्यूजेस देने का मौका मिल रहा है। तो अगर हम प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करें तो इफेक्ट क्या होगा, हम एक्चुअल में टाइमली काम कंप्लीट करा पाएंगे, ईगो क्लैशेस भी नहीं होंगी, और जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपने काम से बचने के लिए बहाने भी नहीं मिलेंगे। ओके, इसके अलावा कंटेंजेंट। कंटेंजेंट का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट श्योर, जहाँ श्योरिटी नहीं होती। तो एक्चुअल में जितने भी प्रिंसिपल हैं, अभी 12th लेवल पर आपको सिर्फ 2 पर्सनैलिटीज के रिगार्डिंग पढ़ने, आगे जब मैनेजमेंट स्पेशल फील्ड में आप चले जाते हो तो डिफरेंट थ्योरीज है अलग अलग पर्सन की। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक से प्रिंसिपल को यूज करा जाएगा? नहीं। किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पे वो गाइडलाइंस फैक्टर में है कि अब हमें कौन सा प्रिंसिपल हेल्प कर सकता है, किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें ताकि इस सिचुएशन से हम क्या कर सकें, ओवरकम कर सके, उसको रिजॉल्व कर सके। सो कंटिंजेंट है, इट मीन्स व्हाट कि एप्लीकेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, प्रिवेलिंग सिचुएशन पर, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कैसी सिचुएशन चल रही है और सिचुएशन के लिहाज से हमें किस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इतने सारे प्रिंसिपल हैं, अभी आप इस लेवल पे पढ़ते हो कि 14 तो हेनरी फ्योल के हैं प्रिंसिपल, 5 एफ.डब्ल्यू. टेलर के हैं, 7 टेक्निक्स हैं, तो अपने आप में ये क्या हो गया, 27 हो गए। फिर आप आगे पढ़ोगे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के बारे में आप पढ़ोगे, हाउथोर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में आप पढ़ोगे, तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। तो सबको तो फॉलो करना पॉसिबल नहीं है ना, तो किस लिहाज से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक और वी कैन से द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट। आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो आपका, किसी को नहीं है तो आप पूछ सकते हो प्लीज। इसके अलावा अब फीचर्स की बात करेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्चुअल में क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, क्यों कहा जाता है कि मैनेज करना आसान नहीं होता और मैनेजमेंट के लिए हमें क्या है एक गाइडलाइन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है जो प्रिंसिपल्स हमें क्या कर रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका और क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या इंपॉर्टेंस है, पहला पॉइंट आप देख सकते हो, इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी टू मैनेजर्स। मतलब मैनेजर्स को क्या, जैसे हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं। तो एक्चुअल में मैनेजर्स के लिए एक गाइडलाइन सेट कर दी है, ठीक है, एक वी कैन से फंडामेंटल्स के फॉर्म में। तो इससे क्या है मैनेजर्स को एक इंसाइट मतलब एक ओवरव्यू, एक नजरिया प्रोवाइड कर रहे हैं कि हकीकत में कैसे काम हो रहा है। बिकॉज जितने भी प्रिंसिपल जिन पर्सनैलिटीज ने ड्राइव करे हैं वो एक्चुअल में बेसिकली रिसर्च बेसिस पर या पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर करें, मतलब रियलिस्टिक सिचुएशन के बेसिस पे करे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारा का सारा वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, नहीं, वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, रियलिस्टिक सिचुएशन पर बेस्ड है। तो जो रियलिस्टिक सिचुएशन पर बेस्ड वी कैन से जो सिचुएशंस आई थी उनको कैसे ओवरकम करा, इसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल क्या है एक्चुअल में मैनेजमेंट के अंदर स्टेटेड है। तो मैनेजमेंट को क्या मिलेगी, मदद मिलेगी मैनेजमेंट प्रिंसिपल से कि वो कहीं ना कहीं हकीकत का एक फेस उनको बताया जा रहा है, हकीकत से रूबरू कराया जा रहा है कि एक्चुअल में रियलिटी में कैसे काम होता है, उसके लिए एक ओवरव्यू प्रोवाइड करा जा रहा है ताकि एक आइडिया मिल जाए, एक हिंट मिल जाए, ओके, एक सही रूट पता चल जाए किसको, मैनेजर्स को। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बिकॉज जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं अगर हम उनको प्रॉपर मैनर में यूज करेंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, विद द इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बिकॉज ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसके रिगार्डिंग है, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का मेन एम क्या है, टू ब्रिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी वर्क। तो अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी रिसोर्सेज क्या होंगी, फुलर फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, चीजों को एडमिनिस्टर करना, गवर्न करना, रेगुलेट करना भी क्या होगा, इजी हो जाएगा। इसके अलावा द थर्ड वन है साइंटिफिक डिसीजन। एक्चुअली मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये चीज बताते हैं कि कोई भी जो फैसला लिया जाए, कोई भी डिसीजन जो लिया जाए वो इंट्यूशंस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो पर्सनल विलिंगनेस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, कैसे हमने लेना है, साइंटिफिकली सोचना है। बिकॉज मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल, हालांकि प्योर साइंस नहीं है लेकिन इन एग्जैक्ट है, सोशल साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। तो इसलिए जो भी डिसीजन लिए जाए वो कैसे लिए जाए, साइंटिफिक एनालिसिस पर बेस्ड होने चाहिए, मतलब लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं है कोई भी फैसला मुझे सही लग रहा है, मेरे एक्चुअल में क्या है पर्सनल विलिंगनेस है, मैंने उस बेस पर डिसाइड कर लिया, जबकि प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं वो क्या है काम नहीं कर रहा है, ऑपरेटिव नहीं है या मेजॉरिटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है वो डिसीजन कैसा नहीं होना चाहिए, इंट्यूशन पर बेस्ड नहीं, साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करती है। क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खुद बताते हैं कि एक्चुअल में क्या है अगर हम लॉजिकल डिसीजन लेंगे तो इससे हर काम को करने का जो कहीं ना कहीं प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा और इफेक्ट भी क्या होगा, आउटकम भी ज्यादा अच्छा निकल कर आएगा। ओके, इसके अलावा जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है उनकी जरूरत को, रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प कर रहे हैं। ओके, हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, जो क्या कहता है कि जैसे सिचुएशन बदल रही है, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, हम उसी तरीके से अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में हेल्प कर रही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में कैसे हेल्प कर रही है, अगर हम बात करें जनरली कि एक्चुअल में विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। इफ any organization will operate in an effective and efficient manner, then what will be the outcome, जो organization का common objective वो easily realize हो जाएगा। If the company is able to achieve the organizational objective, तभी तो social responsibilities को क्या कर सकती है, fulfill कर सकती है। और actual में जब resources का utilization proper हो रहा है तो आपका कहीं ना कहीं जो level of operation है वो बढ़ेगा, ठीक है, level of operation बढ़ रहा है इसका मतलब काम बढ़ रहा है, तो आपको काम करने वालों की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करे ऑफ सोसाइटी का। तो इस लिहाज से क्या कर रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करने में हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मदद कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। मतलब क्या है, जैसे हम अच्छे से जानते हैं कि सारे काम किसको करने हैं, सारे काम करने हैं ह्यूमन एलिमेंट को, तो हमें क्या करना है, और हम ये भी जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली डायनामिक है, तो जहां पर चेंजेस होते रहते हैं और जो चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहा है वही हमें इंटरनल वर्किंग में भी इंप्लीमेंट करना है, ताकि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ या चेंजेस के साथ क्या कर सकें, कोरिलेट कर सकें। और इंट्रोड्यूस कौन करेगा चेंज, हमारे ह्यूमन रिसोर्स
करेगी, तो उनको पहले सिखाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा, जो भी नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके बारे में अपने उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनको वी कैन से लर्न कराना पड़ेगा, एक लर्निंग प्रोसेस में उनको डालना पड़ेगा। तो ट्रेन करना है, टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना है। पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट टीम है वो रेगुलर क्या करे, ट्रेन करे अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है, एंड जनरली उनको क्या करें, एजुकेट करें और रिसर्च एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा काम करें। क्योंकि जब किसी भी चीज़ में रिसर्च करते हैं ना तो नई चीज़ें लाइट में आती हैं, नई चीज़ें पता चलती है कि क्या पुराने कॉन्सेप्ट है जिनको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, नएपन से ला सकते हैं, जिससे मेहनत भी कम लगेगी, फायदा भी ज़्यादा होगा। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज एक्चुअल मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो बनाए हैं वो भी किस बेसिस पे बनाए, रिसर्च बेसिस पे बनाए ना। और रिसर्च एक्चुअल में क्या है, जब किसी फील्ड के बारे में नॉलेज है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप उस चीज़ पर क्या कर सकते हो, और डिटेल में सोच सकते हो, रिसर्च कर सकते हो उस पर। सो दीज आर द मेन वी कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं 1 to 6। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, सो यू मे आस्क, ओके। सो चलिए अब बात हो रही है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अभी मीनिंग पढ़ा, नेचर पढ़ा, या वी कैसे कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करे, देन सिग्निफिकेंट। अब हैं क्या, कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं? सो 2 पर्सन हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के रिगार्डिंग प्रिंसिपल दिए हैं, हालांकि डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल पर आपको 2 पर्सनालिटीज़ के रिगार्डिंग पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, FW टेलर ने दिया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जनरली क्या हैं, सिर्फ FW याद कर लेते हैं, पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो FW टेलर का पूरा नाम क्या है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। FW टेलर का नाम क्या है पूरा, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ओके। सो थिंक दिस वन इज नॉट वर्किंग। चलिए, नाम क्या है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। फ्रेडरिक FREDRIC के फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का टाइटल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने क्या करा, ये एक्चुअल में साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। इन्होंने जितने भी कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग दिए वो कहीं ना कहीं साइंस से कंसर्न थे या साइंटिफिक एनालिसिस पर बेस्ड थे, इसलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। अब इनके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन आते हैं, इनकी बर्थ कब हुई, आपने याद रखना है, इनकी बर्थ हुई है 1856 में। बर्थ कब हुई FW टेलर की, 1856, डेथ हुई थी 1915 में। ये अमेरिका में एक्चुअल में क्या इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अमेरिकन मैकेनिकल, बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर थे, जो चीज़ों को मतलब काम कैसे करना पसंद करते थे या यकीन करते थे कि हर एक काम साइंटिफिकली होना चाहिए और हर काम को करने का एक बेस्ट वे हमें फाइंड आउट करना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग होता है साइंटिफिक एनालिसिस पर बेस इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक किताब लिखी थी जो पब्लिश हुई थी 1911 में। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्या क्या, बर्थ कब हुई 1856 में, ठीक है, डेथ कब हुई 1915 में हुई थी, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, USA मीन्स अमेरिका से, बाय प्रोफेशन कौन थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनकी फेमस बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, किस ईयर में, 1911 में। इनको क्या टाइटल दिया जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अब इन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल दिए इसको देख लेते हैं। तो एक्चुअल में FW टेलर के अकॉर्डिंग दिए गए 5 प्रिंसिपल हैं, जहां सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब देखो एक्चुअल में उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट ऐसे बताया, पहले क्या करें, साइंस देन नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कोई भी एक्चुअल में क्या है, हमें चीज़ें साइंटिफिकल बेसिस पर डिसाइड करनी है, ना कि एक इंट्यूशन या फिर वी कैन से बिना सोचे समझे या बिना किसी वी कैन से कॉज एंड इफेक्ट को मेजर करे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कैसा लेना है डिसीजन, साइंटिफिकल लेना है। अभी हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंस में साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट साइंस भी है ना। तो एक्चुअल में क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है, किसी भी काम को करने का एक मेथड स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, बेस्ट फॉर्म में हम काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, कोई भी काम जब करा जा रहा है तो उस काम को करने के जो मेथड्स होंगे, जो मैनर होगा, वो एक्चुअल में जो डिसाइड करा जाए वो किसी एक की विश, विलिंगनेस या इंट्यूशन या पर्सनल वी कैन से लाइक डिसलाइक के बेस पर नहीं होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, पहले आप कंडक्ट करो, पहले आप रिसर्च करो, पहले आप एनालाइज करो, पहले चीज़ों को आप वी कैन से इवेलुएट करो, उसके बेस पर देखो कि कौन सा तरीका काम करने का ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा एक्चुअल में क्या है, इफेक्टिव है या ज़्यादा एफिशिएंट है, उस तरीके से काम को करो। तो हमें हर एक चीज़ के रिगार्डिंग जो फैसला करना है वो सोच समझ कर करना है। करने से पहले सोचना है कि जो हम एक्शन लेंगे, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, अगर वो बिना सोचे समझे
नहीं हुआ तो एक्चुअली उसका आउटकम क्या आएगा, बहुत ही ज़्यादा बेकार आएगा, हमें नेगेटिव आउटकम देखने के लिए मिलेगा। तो क्या करना है, हमें सोचना है, थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले सोच रहे हैं कि जो हम करने जा रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा। इट मीन्स व्हाट, साइंटिफिक का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आपने देखना है कि अगर आप ये एक्ट करोगे तो उसका एक्चुअल में आपको रिस्पॉन्ड क्या मिलेगा, कैसा नतीजा निकल कर आएगा। जो एक्चुअल में क्या है, साइंस हमें बताता है कि कुछ भी करने से पहले, बिकॉज साइंस क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सो यू हैव टू डिटरमाइन वी कैन से इनिशियली कि एक्शन का रिएक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि वी कैन से ओपोनेंट जाएगा नेगेटिव होगा। ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो एक चीज करिए, देयर मस्ट बी हार्मनी अमंग द एम्प्लॉइज नॉट डिस्कॉर्ड, वो टूटनी नहीं चाहिए, सेंस ऑफ डिसयूनिटी नहीं होना चाहिए, सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमंग दी वर्कफोर्स। एक्चुअल में अच्छा सेंस ऑफ यूनिटी कब आ पाएगा, क्यों लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं। अगर हम बात करें ना इंडस्ट्रीज की, अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं ना, हर किसी की सोच अलग है, ठीक है, हर किसी के काम करने का तरीका अलग है और कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस तो है ही हैं। कुछ रिलीजन मतलब डिफर, अलग अलग रिलीजन से वीकेंड से बिलोंग करने वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग हैं, इस बेस पर भी काफ़ी एक्चुअल में क्या है क्लैशेस हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक्चुअल में जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर्स है ना, इनको रिड्यूस करना है। और डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा एक्चुअल में रीजन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट का, वो होता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मतलब दो क्लासेस की भी लड़ाइयाँ होती हैं। दो क्लास मतलब एक सुपीरियर क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, मीन्स एक मैनेजर की क्लास, एक वर्कर की क्लास। वो इसलिए होती है क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि दोनों क्लासेस एक दूसरे के रिगार्डिंग, दोनों ग्रुप एक दूसरे के रिगार्डिंग क्या है, बहुत ही नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं। मतलब हर इंसान, मतलब जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को बिल्कुल एक्चुअल में क्या है कंसिडरेशन नहीं पे करता या कोई अटेंशन या वैल्यू नहीं कंसीडर करता है। और जबकि सबऑर्डिनेट को क्या लगता है कि जो सुपीरियर है ना, वो तो बिना एक्चुअल में काम करे मजे मार रहे हैं, ठीक है, उनके मजे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो ये जो सोच है ना, दैट वी हैव टू चेंज। और इसलिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या कहा, अगर हम हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं तो जो दो क्लासेज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक तो मैनेजर का ग्रुप, वर्कर्स का ग्रुप, इन दोनों की जो सोच एक दूसरे के रिगार्डिंग है ना, इसको बदलना है। ठीक है, और इसको बदलने के लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, इसका नाम है मेंटल रेवोल्यूशन। उसको टेक्निक के अंदर भी पढ़ते हैं। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है कि सोचने समझने की जो सलाहियत है, जो एक कहीं ना कहीं आउटलुक है हमारा, वो चेंज होना चाहिए। मैनेजर्स का वर्कर्स के रिगार्डिंग, वर्कर्स का मैनेजर के रिगार्डिंग। जब एक पॉजिटिव सोच रखोगे ना, जब नेगेटिविटी नहीं होगी माइंड में एक दूसरे क्लासेस के रिगार्डिंग, तो एक मिलजुल कर काम करने वाला कॉन्सेप्ट अराइज होगा। जहां एक्चुअल में गिले शिकवे बहुत ज्यादा होंगे, नेगेटिव आप से थॉट रख रहे हो, तो आप कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। सो इन ऑर्डर टू वी कैन से एंश्योर हार्मनी, व्हाट एफडब्ल्यू टेलर सजेस्टेड कि एक्चुअल में देयर मस्ट बी अ मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए जहां पर जो मैनेजर्स एंड वर्कर्स की एक जो सोच है, आउटलुक है एक दूसरे के रिगार्डिंग, उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, वो चेंज होना चाहिए। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, वर्कर्स एंड ओनर्स मतलब मैनेजर्स जो है एक दूसरे के रिगार्डिंग जो एक क्लास मतलब एक गलत आउटलुक की वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो एक्चुअल में क्या है, उसको हम दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। जहां ये समझे सुपीरियर, ये समझे कि भाई जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, और सबऑर्डिनेट भी ये सोचे कि जो सुपीरियर काम कर रहे हैं भाई उनके लेवल का, दे आर क्वालिफाइड फॉर दैट, दे आर हैविंग द पोटेंशियल फॉर डूइंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो अब एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट देंगे, तभी क्लास कॉन्फ्लिक्ट कम से कम होंगे। ठीक है, और अपना जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्टिव है ना, जब मिलजुल कर काम करेंगे तभी तो कॉमन ऑब्जेक्टिव रियलाइज हो पाएगा। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जनरली क्या है, ये है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का कॉन्सेप्ट। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कंप्लीट हो गया, आई होप क्लियर हुआ हो, नहीं है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया, हालांकि ये स्पेसिफिक टेक्निक के अंदर भी आता है। एंड व्हाट इज द थर्ड वन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब देखो, इसे प्रीवियस प्रिंसिपल में हमने बात करी कि एक्चुअल में एक सेंस ऑफ यूनिटी होना चाहिए और वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक्चुअल में क्या है, हार्मोनाइज मैनर में नहीं काम करेंगे, इंडिविजुअल मतलब कैटेगरी में बिखर जाएंगे, तो कॉमन गोल कैसे अचीव हो पाएगा। बिकॉज एक्चुअल में क्या है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है ना, जो आइसोलेशन में तो परफॉर्म नहीं हो सकता। अब एक्चुअल में हार्मनी को मेंटेन करने के लिए एक और प्रिंसिपल है, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जिसको एक्सटेंशन बोला जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। तो ये कहता है कि एक्चुअल में बेसिकली
दोनों ग्रुप को ना सिर्फ सोच बदलनी चाहिए बल्कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करना चाहिए। हालांकि मान लो आप एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपने क्या करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट भी करना है, हेल्प भी करनी है। जैसे मैनेजर सेक्शन में वर्कर्स के रिगार्डिंग कैसे हेल्प कर सकते हैं, भाई उनका अगर काम अच्छा है तो आप रेगुलर क्या करो, वेजेस में इंक्रीमेंट करो, जो पेमेंट कर रहे हो वो आप इंक्रीज करो, जो कहीं ना कहीं वर्किंग एनवायरनमेंट है वो आप इंप्रूव करो, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। ओके, इसके अलावा जो मतलब वर्कर्स को क्या करना चाहिए मैनेजर्स के रिगार्डिंग, उनको कोऑपरेट, क्योंकि मैनेजमेंट टीम उनके साथ कोऑपरेट करे, उनकी हेल्प कर रही है, आपको अच्छा वेजेस पे कर रही है, आपको अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ एंड हाइजीनिक वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। एक्चुअल में जो कहीं ना कहीं फॉर्मल रिलेशनशिप है या सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बट एक्चुअल में क्या है, एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं हार्मोनियस रिलेशन है, हेल्दी एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप है। तो वर्कर्स को भी इन रिटर्न क्या करना है, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोऑपरेट करना है। भाई फालतू में स्ट्राइक पर नहीं चले जाना, छोटी छोटी बात पर अगर आपकी डिमांड, आपने समझना है ना दैट व्हाई द मैनेजमेंट वी कैन से टीम इज नॉट वी कैन से फुलफिलिंग योर डिमांड। हो सकता है बजट कम है, जैसा आप बोले उसके अकॉर्डिंग नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं है कि आप फॉरन स्ट्राइक पर चले गए, लॉकआउट्स कर दिया, नहीं। तो दोनों वी कैन से ग्रुप को पॉजिटिव सोच के साथ साथ क्या करना है, एक दूसरे को के साथ कोऑपरेट भी करना है, मदद भी करनी है। मतलब कोई भी एक्चुअल में अहम वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं वाला कॉन्सेप्ट नहीं, सोच बदली, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अब मैं क्यों करूं किसी की मदद, ठीक है, मैं एक्चुअल में क्या हूं, मेरा काम अलग है, उसका काम अलग है, नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। आई हैव टू बी रिप्लेस विद वी, ठीक है, आई नहीं होना चाहिए, मतलब मैं वाला कॉन्सेप्ट नहीं, हम वाला, क्योंकि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ओके, सो दिस इज कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअल, जो एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, ठीक है। क्योंकि अगर पॉजिटिव आउटलुक के साथ साथ लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मदद भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ यूनिटी जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अच्छा देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि बिजनेस डेवलप करना चाहिए, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है ना कि बिजनेस एफिशिएंटली काम करे। एफिशिएंटली मतलब कि बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अच्छा, बिजनेस कब एफिशिएंटली काम करेगा, जब वर्कर्स एफिशिएंट होंगे। अब वर्कर्स कब एफिशिएंट होंगे, जब वर्कर्स को सिखाओगे, जब वर्कर्स का डेवलपमेंट करोगे, जब वर्कर्स को ट्रेन करोगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन ऑर्डर टू वी कैन से एंश्योर योर वी कैन से एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, आपने क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। वर्कर्स को एफिशिएंट बनाने के लिए आपने उनको डेवलप करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, उनको रेगुलर एक्चुअल में किसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग उनके काम में स्पेशलाइजेशन, परफेक्शन और कहीं ना कहीं एक स्पीड लाने के लिए रेगुलर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो काम को जल्दी करें, परफेक्शन के साथ करें, कम गलतियों के साथ करें। तभी आपका बिजनेस क्या हो पाएगा, आप डेवलप कर पाओगे। मतलब ना सिर्फ बिजनेस आपका इंप्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमन फोर्स है, वो भी डेवलप कर रही है, वो भी क्या सेटिस्फाइड फील करेगी, प्रॉस्पर फील करेगी। ओके, तो क्या लिख रहा है कि ये डेवलपमेंट कॉम्पिटेंस, मतलब कॉम्पिटेंस एबिलिटीज इंक्रीज करनी है आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बंदों की, ठीक है। साइंटिफिक मतलब ऐसा नहीं है कि जब आपने जिन लोगों को हायर करा, सेलेक्ट करा, वो भी मेरा साइंटिफिक होना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर दैट टू होम यू आर जनरली अपॉइंटिंग वेदर दैट पर्सन इज सूटेबल फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन और नॉट। मतलब जिस भी बंदे को आप अपॉइंट कर रहे हो, क्या वो वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए सूटेबल है कि नहीं है। क्योंकि वन ऑफ द मैनेजर फंक्शन हमने पढ़ा था स्टाफिंग, विच इज कंसर्न विद अपॉइंटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो अगर आपने सही सिलेक्शन नहीं करा, ठीक है, आपने बिल्कुल अनाड़ी बंदे को काम के लिए सेलेक्ट कर दिया, तो उसको सिखाने में बड़ा वक्त लगेगा ना, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ ही नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको कोई ABCD नहीं आती, कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसके माइंड में। तो इसलिए क्या करना है, अगर प्रॉपर सिलेक्शन होगा तब मतलब उन लोगों को और आपने इंप्रूव करना है। हालांकि दे नो द टास्क, उनको काम आता है, दे नो द हम कैसे प्रोसेस जानते हैं, काम करना जानते हैं, स्किल है, लेकिन उसको इंप्रूव जरूर करना है, डेवलप करना है। ओके, एंड चलिए जैसे मैंने बताया ना 5 प्रिंसिपल हैं, तो फिफ्थ प्रिंसिपल कौन सा है, फिफ्थ प्रिंसिपल है हमारे पास मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। लिख ही लीजिए आप, कौन सा है फिफ्थ प्रिंसिपल, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में क्या है, वैसे प्रॉपर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा इसका स्टाइलस, तो एक्चुअल में क्या, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो एक्चुअल में लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस पर, सिर्फ ये काम कर रहा है, स्टाइलस सपोर्ट नहीं कर रहा। तो एक्चुअल में फिफ्थ आप लिख लीजिए मैक्सिमम
नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ठीक है, कौन सा है, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये प्रिंसिपल आपको जनरली क्या है बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलता, नोट्स में भी नहीं है, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में क्या करना है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है FW टेलर का, उन्होंने ये कहा कि हमें हर एक पर्सन को, मतलब मैनेजमेंट को भी और वर्कर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम पर काम करेंगे ना, एक लिमिट में, एक बंदिश में काम नहीं कर रहे, अगर हमारे पास एबिलिटी है, क्योंकि देखो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इससे हम वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, काम करने की एबिलिटी, काम करने की स्किल को, कॉम्पिटेंस एबिलिटीज को इन्हांस कर रहे हैं। तो इससे जनरली क्या है, अगर जो आपने पहले एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, मतलब मिनिमम क्वांटिटी हर एक के लिए स्पेसिफाई करी थी, अब वो पर्सन उसी टाइम के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, तो आप उनको क्या करो, आप उनको मोटिवेट करो, बूस्टअप करो कि वो मैक्सिमम वर्क को अचीव करने पर काम करें, क्योंकि जितना ज्यादा आपके वर्कर्स काम करेंगे, वर्कर्स का तो फायदा है, जितना ज्यादा बनाएंगे यूनिट उतना ज्यादा वेजेस मिलेंगी। मैनेजमेंट का क्या फायदा है, जितना प्रोडक्शन होगा उतनी मार्केट में तेजी से सप्लाई होगी, जितनी तेजी से सप्लाई होगी उतनी डिमांड होगी, तो भाई दोनों का फायदा है ना, वर्कर्स का भी और मैनेजमेंट का भी। तो यही कॉन्सेप्ट है, कौन सा, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बूस्टअप करना है, हमें इन्फ्लुएंस करना है मैक्सिमम आउटपुट को अचीव करने पर, ना कि रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि अगर मैक्सिमम पर काम करेंगे तो ये वर्कर्स के लिए भी एडवांटेजेस है एंड मैनेजमेंट के लिए भी एडवांटेजेस है। ओके, आई होप लिख लिया हो आपने, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ठीक है। तो ये थे प्रिंसिपल। नाउ विल डिस्कस द टेक्निक दैट वाज गिवन बाय FW टेलर। सबसे पहले फंक्शनल फॉर्मेशन। अच्छा देखो, फंक्शनल फॉर्मेशन इज रिलेटेड विद डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। अभी हम हेनरी फ्यूल का एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, मतलब हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। नाम से पता चल रहा है बहुत सिंपल सा है, काम को बांट देना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, सारे काम एक पर्सन नहीं कर सकता, तो काम को बांट देना है अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल बाय वी कैन से कंसीडरिंग देयर स्किल, नॉलेज एंड एजुकेशन, जो एकेडमिक्स है उसके लिहाज से। और लेकिन FW टेलर ने इसको बांटने का तरीका भी बताया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ये प्रिंसिपल, सॉरी ये जो टेक्निक है FW टेलर की, किससे रिलेट करती है, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क से रिलेट करती है। तो उन्होंने बताया कि हमने इस टेक्निक के अंदर क्या करना है, प्लानिंग अलग कर देनी है एंड एग्जीक्यूशन, मतलब प्लानिंग सोचने का काम अलग, करने का काम अलग, थिंकिंग एंड डूइंग दोनों सेपरेट है। और एक्चुअल में इन दो कामों को करने के लिए कम से कम 4 एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, 4 प्लानिंग के अंदर, 4 एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब प्रोडक्शन के लिए। प्लानिंग में कौन कौन से 4 एक्सपर्ट चाहिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या क्या वैकेंसी जो प्लान बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, प्रोसीजर्स बना रहे हैं, मेथड्स बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए ताकि वो चीजें और अच्छे तरीके से काम कर सके। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, जब तक प्लानिंग कंप्लीट नहीं हुई, फाइनलाइज नहीं हुई, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इसके बारे में इंस्ट्रक्ट करेगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है, रूट क्लर्क की जिम्मेदारी है कि जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनमें प्रॉपर एलोकेशन करना है रिसोर्सेज का, और एस्टिमेट लगाना है पहले तो कि जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उस लिहाज से कितने रिसोर्सेज की, डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीजें पहले ही सोच लेनी है, ठीक है। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, नाम से पता चल रहा है ये पर्सन क्या करेगा, किसी भी काम को करने में कितना टाइम और कॉस्ट इनकर्ड होगी इसका एक स्टैंडर्ड सेट कर लेगा, एक स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर लिया जाएगा। डिसिप्लिनेरियन, इसका काम ये है कि टू इंश्योर डिसिप्लिन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन कैसे आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। रूल्स क्या है, एक टाइप ऑफ प्लान है, जनरली क्या है, जहां पर डूज एंड डोंट्स के बारे में बताते हो, आप अपने एम्प्लॉइज को बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना, रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई करोगे जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। देन 4 प्रोडक्शन के अंदर चाहिए, कौन कौन से हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस का काम क्या है कि देखना कि जो भी वैकेंसी प्रोडक्शन है वो टाइमली मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने, तो ये देखना है कि उसी स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। गैंग बॉस का क्या काम है, जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इनिशिएट करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, ठीक है, प्लांट्स हैं, इनको अरेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है, गैंग बॉस की। रिपेयर बॉस का काम क्या है कि जो भी वैकेंसी कह सकते हैं फर्नीचर, मतलब मशीन्स हैं, जो भी एसेट हैं, अगर उसमें डिफेक्ट है या कोई वैकेंसी टूट फूट हो गई है, वियर एंड टीयर है, तो
उसको क्या करे, टाइमली रिपेयर कराए। ओके, मरम्मत मतलब टाइमली होनी चाहिए, जैसे वी कैन से ग्रीसिंग है, ऑयलिंग है मशीन की। एंड लास्ट वन इज इंस्पेक्टर, जिसको हम क्वालिटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। चीजें जब प्रोड्यूस हो गई हैं, प्रोडक्शन में क्या होता है, इट इज कंसर्न विद कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। तो जो भी फिनिश गुड निकल कर आया है, क्या वो कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं, इस चीज को कौन सर्टिफाइड करेगा, इसके लिए क्वालिटी इंस्पेक्टर है, जो देखेगा कि हाँ ये बिल्कुल ओके प्रोडक्ट है, ये जाने चाहिए मार्केट के अंदर, इसमें क्या है थोड़ी कमी है, ये जनरली नहीं जाएंगे, तो वो क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है। सेकेंड टेक्निक क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड से है। तो एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि इन द इनिशियल स्टेज द कंपनी हैव टू फोकस मोर ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। हमें किस पे फोकस करना है, जब शुरुआती दौर की बात करते हैं, मेनली जो स्टार्टअप बिजनेसेस होते हैं उनको सबसे पहले तवज्जो किसको देनी है, फोकस किसको करना है, क्वालिटी को, ना कि क्वांटिटी पर। ठीक है, तो एक्शन में क्या है, क्योंकि अगर हम शुरुआत से ही क्वांटिटी पर काम करें तो हम अपने काम को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हम बहुत उलझा रहे हैं अपने काम को, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, किसी एक मेन एरिया पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सो इफ यू वांट टू वी कैन से इंक्रीज योर स्टैंडर्ड, अपनी क्वालिटी मतलब स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्वांटिटी से ज्यादा किस पर तवज्जो देनी पड़ेगी, क्वालिटी पर। ओके, किस पर काम देना है, मतलब जो सुपरफ्लुअस वैरायटीज है, मतलब बेकार, जो एक्चुअल में क्या है इतनी ज्यादा आपके लिए रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर रहे या मार्केट में इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं डिमांड भी नहीं है, तो ऐसी वैरायटी को क्या करो, खत्म कर दो। ठीक है, थोड़ी चीजों पे काम करो लेकिन उसकी क्वालिटी बरकरार रखो। ठीक है, थर्ड वन इज मैथड स्टडी। मैथड का मतलब है काम करने का तरीका। सो स्टडी का मतलब है एक कहीं ना कहीं वी कैन से रिसर्च करी जा रही है, एनालाइज करा जा रहा है, काम करा जा रहा है, चीजों को देखा जा रहा है, गो थ्रू करा जा रहा है। जैसे आप लोग स्टडी करते हो ना, क्या करते हो, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, गो थ्रू कर रहे हो, समझ रहे हो। तो मेथड स्टडी में क्या है, किसी काम को करने का तरीका क्या होगा बेस्ट, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन से मेथड हैं, उनको सोच समझ कर उनके नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट को कंपेयर करके ही तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा तरीका बेस्ट है। सो मेथड स्टडी का मेन एम क्या है, एक बेस्ट वे ऑफ डूइंग या परफॉर्मिंग दी एक्टिविटीज हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम कौन सी स्टडी कंडक्ट करते हैं, मेथड स्टडी कंडक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास बेस्ट तरीका आ गया तो उसका मतलब क्या है कि आपको एक स्टैंडर्ड, एक प्री डिटरमाइंड मेथड आपको पता है, उसी मैनर में आपने काम करना है, वो आपके लिए इफेक्टिव भी है, वो आपके लिए एफिशिएंट भी होगा। ओके, मोशन स्टडी, मोशन का मतलब क्या है, मूवमेंट से है। तो इस स्टडी को क्यों कंडक्ट करा जाता है, ताकि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सके। क्योंकि एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा चुलबुला होता है, मतलब चुलबुला इन टर्म्स के वो एक जगह बैठकर कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, मतलब बाहर जाएगा हवा लेने के लिए, पानी पीने के लिए, कुछ ना कुछ एक्चुअल में क्या है, वो अपने वर्क प्लेस से इधर उधर घूमने के लिए उसको चाहिए। ठीक, तो एक्चुअल में क्या है, अगर जितना ज्यादा फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप लेने जा रहे हो, तो एक्चुअल में क्या है, H2O या ऑक्सीजन आप लेने जा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जितना मूवमेंट होता है ना, जब आपने काम को छोड़कर बार बार कहीं ना कहीं जाते रहते हो ना, शिफ्ट करते रहते हो या मूव करते रहते हो, तो इंटरेस्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो इसलिए जनरली क्या है, हर एक कंपनी ट्राई करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज के मूवमेंट को कम से कम करे। भाई तुम काम करो, तुम यहीं बैठो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारे पास कहीं ना कहीं क्या है, सारी चीजें अरेंज है। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कंट्रोल, पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कौन से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, ताकि उनको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सके हम, जो कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट मेजर्स हैं वो ले सके, ताकि हम अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सके और पूरा का पूरा या मेजॉरिटी ऑफ टाइम यूटिलाइज कर सके प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। ओके, इसके अलावा टाइम स्टडी। टाइम मतलब किसी भी काम को करने में जाहिर है वक्त तो लगेगा ही, लेकिन एक्चुअल में क्या है, हर एक काम को करने में एक रिक्वायर्ड टाइम होता है, तो सेट करना है कि कौन सा काम कितने टाइम के अंदर हो सकता है। अगर आप एम्प्लॉय को ही बोल दोगे ना कि भाई तुम्हें ये काम करना है, ठीक है, और ये काम एक्चुअल में क्या है, आपने टाइम नहीं बताया कितने टाइम के अंदर करना है, तो वो तो आपको सलाह देगा ना, पूरा दिन लेगा एक ही काम में। मान लो, ठीक है, हमारे यहाँ जो एक्चुअल में क्या है, टाइपिंग करते हैं, मैंने उन भाई से बोला कि भाई एक्चुअल में क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन के एमसीक्यू जनरली टाइप करने हैं। ओके, तो अब क्या है, मैंने टाइम नहीं बताया कि मुझे कितने टाइम के अंदर चाहिए, हाँ कर देना। तो पता चला उन्होंने एक पूरे दिन के अंदर क्या करा, मेरे एमसीक्यू, सर ने पूछा क्या काम करा, कि मैम ने क्वेश्चन दिए थे वो टाइप करें। अब एक्चुअल में क्या, पूरा दिन
कि टाइम में सिर्फ एक चैप्टर के एमसीक्यू टाइप हुए। गलती किसकी है? मेरी है ना, क्योंकि मैंने टाइम नहीं बताया कि नहीं ये 1 घंटे के अंदर मुझे करके दो, मुझे फॉरवर्ड कर दो, बाकी और फैकल्टीज का काम करो जो तुम्हें बता रहे। तो एक्चुअल में टाइम स्टडी, किसी भी काम को करने में टाइम कितना लगेगा, दैट हैव टू बी डिटरमाइंड बाय द मैनेजर और द वी से जो वर्क प्रोवाइडर है, जो काम दे रहा है, उसको तय करना पड़ेगा। ओके, एम्प्लॉय तो क्या है, अगर आप उसको टाइम नहीं बताओगे वो तो ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, वो तो ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो एक्चुअल में क्या है, पहले तय कर लो कि किसी भी काम को करने में टाइम कितना चाहिए, स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं या एवरेज सेट कर लो टाइम के रिगार्डिंग, जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से कम नहीं, जितना वी कैन से एडुकेट टाइम रिक्वायर्ड है उतना ही आप प्रोवाइड करो, ठीक है। जैसे जनरली एग्जाम में होता है ना, आपका एंट्रेंस होगा 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव लिखना तो है नहीं, सिर्फ आपने OMR फिल करनी है। तो एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा कंडक्ट करा लिया जाता है कि क्या एवरेज स्टूडेंट, एवरेज का मतलब ना जरूरत से ज्यादा होशियार ना बिल्कुल बेवकूफ, मतलब डम, एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, वो 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फटीग स्टडी, फटीग मतलब टायर्डनेस। अब एक्चुअल में देखो, कोई भी इंसान है तो लगातार काम करेगा तो थक जाएगा, जाहिर सी बात है। आप लोग पढ़ते हो लगातार, ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते थक जाते हो या नहीं थक जाते, थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है, मूड फ्रेश करने के लिए टीवी देख लें, मोबाइल चला लें, ठीक है, थोड़ा घूम आए, ऐसा चाहिए होता है ना ब्रेक, कुछ ना कुछ। किटकैट भी कहता है किटकैट ब्रेक बनता है, तो एक्चुअली क्या है भाई, हर किसी को ब्रेक चाहिए। तो फटीग स्टडी क्या कहता है कि अगर आप बिना ब्रेक दिए काम कर, अगर फटीग स्टडी नहीं फॉलो करी जा रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लगातार काम करवाते जा रहे हो आप बिना किसी ब्रेक दिए, इंसान मतलब बिल्कुल जोर जबरदस्ती से काम कर ही रहा है, दिल नहीं लग रहा, गलतियां हो रही हैं, ठीक है, नींद आ रही है, थकान हो रही है, ठीक है, आप चिढ़ रहे हो काम करने से, इरिटेट हो रहे हो, लगातार आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है, गुस्सा कर रहे हो, क्लाइंट पे गुस्सा कर रहे हो, कस्टमर पे गुस्सा करोगे फिर, क्योंकि आप जो है इरिटेट हो जाओगे ना, आपको बिल्कुल एक ब्रेक नहीं मिल रहा, आपको कहीं ना कहीं क्या नहीं मिल रहा, रेस्ट इंटरवल नहीं मिल रहा। तो भाई ऐसा होगा तो बिजनेस की इमेज तो डाउन है। और ऐसा भी हो सकता है लगातार इतने नाजुक से काम करने वाले आपके यहाँ है कि पता चला लगातार काम करवा लिया आपने काफी टाइम तक, तो बीमार पड़ गए, पता चला और छुट्टी पे चले गए वो, अब उनकी जगह किसको काम करवाओगे आप। तो इसलिए क्या है, इन सारे झंझटों से बचने के लिए फटीग स्टडी, थोड़ा रहमदिल बन जाओ, बीच बीच में ब्रेक दे दो अपने एम्प्लॉइज को, लगातार काम ना करो, तुम्हारा भी फायदा है, ठीक है, ब्रेक दोगे इंसान भी खुश, यहाँ से लाइट हो जाएगा कि हाँ मुझे क्या है 4 घंटे के बाद ब्रेक मिल जाएगा, आधा घंटे का आराम से खाना पीना खाओ, थोड़ा बहुत मोबाइल चलाओ, ठीक है, हवा पानी खाकर आओ, ठीक है, बाहर खाने जा रहे हो या लेकर आ रहे हो, बस आधा घंटे चाहे लेकर आओ चाहे बाहर जाकर खाओ, आधा घंटे के अंदर आ जाओ, काम पर लग जाओ, क्या है बंदा भी फ्री कि हाँ चलो थोड़ा ब्रेक तो मिल रहा है ना। तो फटीग स्टडी क्या है कि हमें ब्रेक देना है और ये डिटरमाइन करना है कि कितने ड्यूरेशन का ब्रेक देना है, ठीक है, हमें 20 मिनट का ब्रेक देना है, हमें आधा घंटे का ब्रेक देना है, 40 मिनट का, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये कैलकुलेट करो कि उससे पहले बंदा कितना घंटे काम कर चुका है, ठीक है, मान लो 4 घंटे काम कर, आधा घंटे का ब्रेक दो भाई, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि 10 मिनट का ब्रेक दे दोगे उसको और बुरा लगेगा, चलो 10 मिनट में क्या करूं, इतना लंबा तो एक्चुअल में एग्जिट पॉइंट है, निकल के ही जाएगा, पता चला 10 मिनट वहीं खत्म हो गए। ऐसा होता है ना स्कूल वगैरह में लंच ब्रेक होता था 10-15 मिनट का, कैंटीन इतनी दूर होती थी बिल्कुल, एक्शन में क्या है मतलब मेन ग्राउंड पर, ग्राउंड के पास, मेनली स्कूल में ग्राउंड मतलब मेन ओपन एरिया में, तो एक्शन में क्या वहां तक जाते जाते ही आपके 10 मिनट तो हो जाते थे, इतनी लंबी भीड़ कैंटीन में लगी होती, जब तक एक्शन में नंबर आ भी नहीं पाया इंटरवल ओवर हो गया, तो बड़ा बुरा लगता था ना भाई, घर से लंच नहीं ला पाए, कोई रीजन है कि कैंटीन से खा लेंगे, कैंटीन में नंबर ही नहीं आया, भूखे रह गए आप, अगले बाकी के पीरियड में दिल ही नहीं लगा, पेट में चूहे कूद रहे, ठीक है, दूसरे से पूछे भाई तेरे पास कुछ है। तो मतलब मेनली क्या है, सेम कहीं ना कहीं बिजनेस मतलब एम्प्लॉयज का भी कॉन्सेप्ट है। तो आपने एक तो ड्यूरेशन प्रॉपर रखनी है, ठीक है, साथ के साथ आपने कितने बार कितना फ्रीक्वेंसी में कितना नंबर ऑफ टाइम्स आपने इंटरवल देना है, ब्रेक देना है, ठीक है, अगर मान लो 12 घंटे की शिफ्ट चल रही है तो आपने 1 बार ब्रेक दोगे या 2 बार ब्रेक दोगे, ये डिटरमाइन करना है फटीग स्टडी में। ओके, इसके अलावा अच्छा जो टाइम स्टडी में एक और चीज के टाइम तो सेट करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ कितने काम करने वाले चाहिए, क्योंकि बहुत से काम का टाइम आप ऐसे सेट करते हो कि अगर इस काम में 10 बंदे काम करेंगे तब ये काम 1 दिन के अंदर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो टाइम स्टडी में ना सिर्फ आप किसी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करें, एवरेज टाइम, बल्कि ये भी फाइंड आउट करें कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, और उस लिहाज से आप कहीं ना कहीं इंसेंटिव स्कीम्स क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, मतलब कितना उनको वेजेस जरिए कितना आप उनको बेनिफिट प्रोवाइड करोगे।
डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे, वेजेस किसके हिसाब से देंगे, पर पीस के हिसाब से देंगे। जो जितना पीस मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसको इस हिसाब से कंपनी क्या करेगी, पेमेंट कर देगी। तो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसको ज्यादा वेजेस, उसी नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से। जो कम बना रहा है उसको कम पेमेंट मिलेगा, जाहिर सी बात है। एंड मेंटल रेवोल्यूशन अभी हमने पढ़ा, मेंटल रेवोल्यूशन एक स्पेशल टेक्निक है ना, कि मेरे साथ ही टेक्निक है मेंटल रेवोल्यूशन, क्योंकि हार्मनी और डिस्कॉर्ड में पहले एक्सप्लेन होती है, जहाँ पर क्या करना है, मेंटल आउटलुक को चेंज करना है। जो सोचने समझने की कहीं ना कहीं थिंकिंग, कहीं ना कहीं प्रोसेस है, थिंकिंग हमारा जो आउटलुक है, नजरिया है, वो हमें बदलना है, मैनेजर्स का वर्कर्स के रिगार्डिंग, वर्कर्स का मैनेजर्स के रिगार्डिंग, ओके, ताकि कोऑपरेट कर पाए। चलिए, ये हो गए प्रिंसिपल भी कंप्लीट, किसके, टेक्निक भी हो गई, प्रिंसिपल भी हो गई। अब हम बात करेंगे हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के अलावा इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा मैंने, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से भी, एंड फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के नाम से भी। क्यों फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी माना जाता है, क्योंकि इनके जितना भी कंट्रीब्यूशन था, ये प्रिंसिपल थे, मेनली किस लेवल के काम को या वर्क प्रेशर को रिड्यूस करने से कंसर्न थे, टॉप लेवल से कंसर्न थे। और एक्चुअल में हेनरी फ्यूल की बर्थ कब हुई, 1841 में, डेथ हुई 1925 में। इनका जन्म कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। बाई प्रोफेशन कौन थे, कोल माइनिंग इंजीनियर थे। हालांकि महज 19 साल की उम्र में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। भाई 1841 में बॉर्न हुए हैं, 19 साल में काम की शुरुआत कर दी, इसका मतलब है 1860 में उन्होंने क्या करा, कोल माइनिंग कंपनी को ज्वाइन करा था। ओके, हालांकि उस टाइम पर इनकी पोजीशन क्या थी, एक क्या मतलब कोल माइनिंग इंजीनियर के बतौर थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने अच्छे काम से क्या करा, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन को भी एक्वायर करा इन द ईयर 1888। देखिए मैं कह रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, ये चीज़ें जो स्टेटेड नहीं है, ठीक है, बिकॉज मैं खुद स्टेट करती इन चीज़ों को, बट एज आई टोल्ड यू द रीजन, ठीक। तो 1860 में इन्होंने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करी। 1888 में कोल माइनिंग कंपनी जहां ये काम करते थे, वहां इनको एमडी की पोजीशन ग्रांट करी गई, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, 14 प्रिंसिपल्स ड्राइव करे, और इतना मतलब बहुत ज़्यादा मैजिकल फॉर्म कहीं ना कहीं देखी गई, ये बहुत ज़्यादा क्या है, सक्सेसफुल साबित हुए 14 प्रिंसिपल जो हैं। और 14 प्रिंसिपल में जैसे शॉर्ट फॉर्म तो आप जानते हो, आई यूजेस डेड कोर्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या करें, सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ेंगे। पहला डिवीजन ऑफ वर्क है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, अभी हमने एक टेक्निक देखी था, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जहाँ मैंने बताया ये हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क से रिलेट करता है। हालांकि टेक्निक के अंदर एफडब्ल्यू टेलर ने ये भी बताया कि काम को बांटो कैसे, प्लानिंग अलग, एग्जीक्यूशन अलग, मतलब प्लानिंग और प्रोडक्शन अलग। लेकिन यहाँ सिर्फ हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि सारा काम किसी एक से नहीं कराना है, काम को बांट देना है। काम को बांट दोगे, ठीक है, अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल बाय कंसीडरिंग कॉम्पिटेंस एबिलिटी, तो काम परफेक्ट मैनर में होगा, स्पेशलाइजेशन हम अचीव कर सकते हैं, एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देन ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल हमें क्या करना है, वी हैव टू मेंटेन द पैरिटी, ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करना है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मतलब ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमने किसी पर्सन को पावर ज्यादा दे दी है, मतलब अथॉरिटी ज्यादा दे रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो पर्सन क्या बनेगा, बाहुबली बनेगा, अपने आप को अपनी पावर का मिसयूज करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, अथॉरिटी कम है, तो बंदा क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। जिम्मेदारी तो दे दी, काम करने के लिए रिक्वायर्ड अथॉरिटी आपने दी नहीं है, तो भाई दोनों सिचुएशन क्या है, कहीं ना कहीं एक एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या करो, सॉल्यूशन किसमें बताया कि हमेशा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए, सिंपल। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, डिसिप्लिन एक्चुअल में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ओबीडियंस मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना, एक स्मूथ फ्लो ऑफ वर्किंग होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं क्या है, मतलब डिसिप्लिनरी मैनर में काम होना चाहिए। अब डिसिप्लिन अगर होगा, डिसिप्लिन किससे आएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन से आएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन हर किसी के लिए क्या होना चाहिए, मतलब कंपल्सरीली फॉलो करे जाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कैओस एंड कंफ्यूजन की सिचुएशन कम हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी आपको, साइंटिफिक डिसीजन या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का जब पॉइंट बताया था, ओके। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल में जब हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, देयर शुड बी ओनली वन बॉस।
हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक सबऑर्डिनेट के लिए एक सुपीरियर होना चाहिए। एक से ज्यादा होंगे, हर कोई अपने अपने राय बताएगा, ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इंस्ट्रक्शन अलग अलग फॉर्म में देगा, काम करने वाला बेचारा क्या हो जाएगा, काम तो एक ही करना है, ठीक है, अब तरीके अलग अलग बता दिए, कंफ्यूज हो रहा है कैसे करूं, ठीक है, किस तरीके से करूं, किसकी बात मानूं किसकी ना मानूं, कंफ्यूजन है, टाइम भी निकल गया, काम भी नहीं हो पाए कंफ्यूजन में, या किसी एक को मान लिया, अच्छा चलो इनकी बात मान लेता हूँ, बाकी में क्या हो जाएंगे ईगो क्लैशेस, अच्छा मेरी बात नहीं मानी दूसरे की बात मान ली, तो वही हर चीज में झंझट है। तो झंझट का छुटकारा बताया कि क्या करो, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करो, हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक सुपीरियर होना चाहिए। ओके, अगर क्योंकि एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्शन में कंफ्यूजन हो जाएगा या एक्सक्यूज देने का मौका मिल सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है दैट मस्ट बी अ वी कैन से वन प्लान फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक प्लान होना चाहिए, मतलब वन हेड वन प्लान। हम अच्छे से जानते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है कॉमन ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, सेल्स का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज सेल, मार्केटिंग का प्रमोट करना, मार्केट डिमांड इंक्रीज करना, ठीक है, सेल्स वालों का काम है सेल्स सेक्शन में या सप्लाई मेंटेन करना मार्केट के अंदर। तो हर किसी का जो ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल तो है, लेकिन वो किससे कोरिलेट करता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव से। अगर हमने मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कह रहा है, भले ही हमने डिपार्टमेंट क्रिएट करके अलग अलग दिशाएं बांट दी हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली क्या है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड हैं। इसका मतलब क्या कि जितने भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैं उनका सेम ऑब्जेक्टिव है, हालांकि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अलग अलग कर दिया, लेकिन मेनली वो रिकंसाइल अगर करें हम उसको, ठीक है, रिलेट करें तो किसको मदद कर रहा है, कॉमन ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने में। और जब पता है ना हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, पता है कि एक डिपार्टमेंट के का काम दूसरे डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज पूरी करने से या उसका जब तक ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा तो दूसरे का काम नहीं बन पाएगा, तो एक सेंस ऑफ यूनिटी और कोऑर्डिनेशन भी ब्रिंग करने में क्या करेगा, मदद करेगा। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, वन हेड वन प्लान, हर एक हेड का, हर एक डिपार्टमेंट का एक प्लान होगा। इफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट विल वी कैन से वर्क इन ऑर्डर टू रियलाइज देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड द कंपनी कैन इजीली अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। ओके, देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। देखो सबऑर्डिनेशन क्या है, इसमें सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर किसको माना गया, दो इंटरेस्ट की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, एक जनरल इंटरेस्ट है। सो सबऑर्डिनेट किसे माना जा रहा है, इंफीरियर किसे माना जा रहा है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव को इंफीरियर माना जा रहा है। जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या है, सुपीरियर है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर कंपनी को डिसाइड करना पड़े कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देगी या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को, तो हमेशा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जनरल इंटरेस्ट को या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि वो सुपीरियर है। कौन सा सबऑर्डिनेट है, कौन सा इंफीरियर है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी कॉमन ऑब्जेक्टिव को या जनरल ऑब्जेक्टिव को ही अचीव नहीं कर पाएगी तो इंडिविजुअल टारगेट को या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को कैसे सेटिस्फाई करेगी। तो इसके लिए क्या करना है, एक्चुअल में हर एक एम्प्लॉय को भी किसको प्रायोरिटी देनी है, अपने इंटरेस्ट को ना देकर किसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज जब तक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव नहीं होगा आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी पूरे नहीं हो पाएंगे। वो कैसे, हर एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छी सैलरी मिलना, टाइम टू टाइम प्रमोशन होना, अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट होना, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, वी कैन से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना, इंसेंटिव्स मिलना। तो कंपनी कब दे पाएगी आपको ये सारी बेनिफिट, अच्छी सैलरी कब देगी, जब कंपनी की अर्निंग इंप्रूव हो रही है, इनफ रेवेन्यू अर्न कर रही है, एक स्टेबल अर्निंग है वो भी इंप्रूव फॉर्म में जा रही है। आपका प्रमोशन कब होगा, जब कंपनी ग्रो करेगी, आपका एंटरप्राइज ग्रो करेगा, तभी आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, प्रमोशन होगा। आपको अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट कब प्रोवाइड होगी, जब कंपनी अच्छा कमाएगी, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप कर पाएगी, आपको भी अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएगी। तो इस लिहाज से क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते, जब तक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई ना हो। और ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि किसी भी इंसान को लालच में नहीं आना चाहिए कि अपना पर्सनल तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है। हमेशा ऐसे फैसले करें जिससे कॉमन एक्शन में क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होना चाहिए। इसके अलावा क्या है हमारे पास, 7th वन इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन मींस जो भी सैलरी एंड वेजेस है, सो एम्प्लॉइज को जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं, दैट हैव टू बी फेयर, उनके काम के मुताबिक होना चाहिए। जैसे काम करें उसी के अकॉर्डिंग अगर हम फेयर पे करेंगे देन एक्चुअल में क्या है, ईच एंड एवरी पर्सन विल फील मोटिवेटेड। हर कोई एक्चुअल में क्या करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा, सेटिस्फाइड फील करेगा, मुतमईन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसको अपने काम के लिहाज से जितना वो काम करे, जितना मेहनत करे, जिस तरीके का काम कर रहा है उसको उसी काम के लिहाज से क्या करा जा रहा है, पे करा जा रहा है, फेयर रेम्यूनरेशन पे करी जा रही है, ठीक है। ओवरऑल पे एंड कॉम्पनसेशन क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए।
देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये दो पॉलिसी है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ किसके हैंड्स में होती है, टॉप लेवल के। डिसेंट्रलाइजेशन में वही पावर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, मिडिल को भी बांटी जाएगी पावर और लोअर को भी, किसके लिहाज से, जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी क्या करी जाएगी, प्रोवाइड करी जाएगी। अब दोनों कॉन्सेप्ट बताए, दोनों पॉलिसी बताई हेनरी फ्यूल ने, और ये बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो फुली सेंट्रलाइज हो ना ही फुली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। ओके, मतलब कंपनी को क्या करना है, बैलेंस मेंटेन करना है, जहां ये डिटरमाइन कर ले कि कौन सा डिसीजन टॉप लेवल लेगा, कौन सा डिसीजन मिडिल लेवल लेगा। हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल का काम है पॉलिसीज या ऑब्जेक्टिव को सेट करना, उस लिहाज से पॉलिसी बनाना, मिडिल लेवल को रिक्रूट करना, ओवरऑल मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं काम बता दिए हैं, अब उस काम को करने के लिए पावर भी दी गई है। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मिक्सचर, ठीक है। बैलेंस है, टॉप लेवल के हैंड में भी पावर्स है, मिडिल के भी, और एक्चुअल में क्या है, लोअर। बहुत से ऐसे काम है जो सिर्फ कौन डिसाइड कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, टॉप लेवल। बाकी मिडिल एंड लोअर अपने अपने काम के रिगार्डिंग डिसीजन लेने की पावर रखते हैं। स्केलर चेन क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम है जहां पर क्या बताया हेनरी फ्यूल ने कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे ट्रांसमिट होनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगी, मतलब डाउनवर्ड जाएगी या अपवर्ड जाएगी, मतलब डाउनवर्ड टॉप टू बॉटम, अपवर्ड मतलब या तो बॉटम टू टॉप जाएगी। ओके और एक्चुअल में क्या है, ये किसके हिसाब से, स्टेटर जो सबसे ऊपर लेवल है टॉप, देन उसके बाद मिडिल तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, देन लोअर तक जाएगी, इफ रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा ना, इस पूरे हिरार्की को या इस पूरे वी कैन से चेन को फॉलो करना थोड़ा हो सकता है क्या हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग हो जाए और आपको अर्जेंट इन्फॉर्मेशन पास करनी है। तो इस केस में एक शॉर्टकट बताया हेनरी फ्यूल, इसका नाम है गैंग प्लैंक, जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेम लेवल पर बिलोंग करने वाले एम्प्लॉय डायरेक्टली एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए ये जो एग्जाम्पल हमें दे रखा है, तो डी जी से एक साथ मतलब डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि डी एंड जी क्या है, सेम लेवल से बिलोंग कर रहे हैं। ओके तो ये हम शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नाम गैंग प्लैंक है, जिसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ किसी आदेश या कमांड से नहीं है, ऑर्डर का मतलब किससे है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से है। मतलब हर एक चीज का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, चाहे वो कोई चीज हो चाहे वो कोई इंसान हो, एवरीथिंग एंड एवरीवन क्या होना चाहिए, फिक्स प्लेस। पीपल एंड मटेरियल का एक सूटेबल एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, ताकि चीजों को ढूंढने में वक्त और टाइम जाया ना हो, वेस्ट ना हो। साथ के साथ जिस पर्सन से कांटेक्ट करना है आपको पता है वो पर्सन कहाँ बैठता है, उसका एक्चुअल में क्या है, कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस क्या है, तो आप बिना वक्त और टाइम मतलब एफर्ट जाया करे क्या कर लोगे, उस पर्सन से कांटेक्ट कर लोगे। ओके देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बहुत ही आसान है। इक्विटी का मतलब इक्वालिटी है, हमें क्या करना है, सारे एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना है, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जितने भी रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे यासिर सर और मैं सिबलिंग्स हैं, अब यासिर सर ने बाकी फैकल्टीज के लिए तो टाइम बना दिया कि एक्चुअल में जिसकी भी क्लास जिस भी टाइम है उसे 10 मिनट पहले आना है, ठीक है। बाकी लेकिन मान लो मैं उनकी सिस्टर हूँ तो भेजने क्या है, मैं आधा घंटे लेट आ रही हूँ, तो कोई नहीं, तो ये तो पार्शियलिटी हुई ना। तो क्या होना चाहिए, सबके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है या जो भी कहीं ना कहीं बिहेवियर है, कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, ओके लैंग्वेजेस के बेसिस पर, या वी कैसे एक्चुअली हम कह सकते हैं कोई फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इम्पार्शियल मैनर में काम करना चाहिए। अगर इक्वल बेस पे सबको ट्रीट करोगे तो आपको इक्वल कहीं ना कहीं क्या होगा, रिस्पॉन्ड मिलेगा। देन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में परमानेंसी इंश्योर करना चाहते हैं देन हमें क्या करना पड़ेगा, उनके अंदर स्टेबिलिटी के फीलिंग को क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम इस चीज़ पर रोक लगाएं कि वो जॉब क्विट करके ना जाए। और इंसान कोई भी जॉब क्विट करके कब जाएगा, जब उसकी जॉब परमानेंट नहीं है, एक वो क्या कर रहा है, टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहा है और उसको ग्रोथ नजर नहीं आ रही, उसको कोई चांसेस नहीं लग रहे कि मेरी अगले 2-4 साल में भी परमानेंट होने के चांसेस नहीं है, तो बंदा कहीं और ट्राई करेगा। क्योंकि हर किसी को सिक्योरिटी नीड परेशान करती है, फ्यूचर नीड। अभी तो तुम्हारे पास करंट में जॉब है, पता चला कभी भी जा सकती है, परमानेंट नहीं है, तो अब सोचोगे ऐसी जगह ट्राई करो जहां पर आपको कहीं ना कहीं क्या है, एक श्योरिटी मिल सके, आपका एक कहीं ना कहीं क्या है, आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि दूसरी कंपनी आपको क्या कर सकती है, जल्दी परमानेंट कर सकती है। तो इससे क्या होगा, दूसरी मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है उसका तो नुकसान है ना, वहां तो क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई है, नए पर्सन को अपॉइंट करने में टाइम लगेगा, वहां उसको एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा, तो नुकसान तो ऑर्गेनाइजेशन का ही है ना। और एक बंदा जा रहा है, मान लो कॉम्पिटिंग फर्म में चला
चला गया तो आपके बहुत सारे स्ट्रेंथ वीकनेस उसको पता है, तो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर को पता चल जाएंगे, आपके लिए नुकसानदायक है हर लिहाज से। तो आपने क्या करना है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, उसके लिए जॉब इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है ना उसको जॉब सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना है। और ऐसा नहीं है हर किसी की जॉब परमानेंट कर दो, हर किसी को कंफर्मेशन लेटर थमा दो आप, नहीं, जो कहीं ना कहीं क्या है पोटेंशियल है, जिनके अंदर जो कैपेबल है, जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, जो अच्छी आउटकम आपको दे सकते हैं, आप उनको क्या करो, उनके उन लोगों को अपनी एसेट बना लो, मतलब उनको क्या करो, बिना रस्सी के बांधो, जॉब कंफर्म कर दो, भाई बंदा छोड़कर ही नहीं जाएगा, जॉब कंफर्म है। साथ के साथ आप क्या कर रहे हो, रेगुलर इंक्रीमेंट दे रहे हो, उनके काम के हिसाब से प्रमोट कर रहे हो, इंसान बड़ा खुश है, ठीक है, अपनी जॉब से भाई क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी के अंदर, आपका प्रमोशन भी हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर आपको इंसेंटिव्स भी दे रही है कंपनी, मतलब रेम्युनरेशन के अलावा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बेसिकली क्या है, पर्सनल कि हमें क्या करना है, जो एक्चुअल में सिलेक्शन के बाद, अपॉइंटमेंट के बाद जो रिगरस प्रोसीजर है वो हमें नहीं रखना, मतलब एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है ना हर किसी की पोटेंशियल को चेक करने का, भाई कम से कम टाइम पीरियड में आप जान जाते हो कि बंदा काम करने लायक है या नहीं है, कितना स्मार्ट है, कितना हार्ड वर्किंग है, कितना लेबोरियस है, कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, मेजर कर लो, जल्दी जानो। और अगर आपको लगता है कि हाँ काम करने के लिहाज से बहुत अच्छा है, आप क्या करो, फौरन उसको परमानेंट कर दो, कंफर्मेशन दे दो, आपने अपनी एसेट बना ली, ठीक है, तो बंदा छोड़कर नहीं जाएगा आपकी जॉब को। देन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब है किसी नई चीज की पहल करना। और क्या कहा, जो हेनरी फ्यूल है कि जहां पर सारे डिसीजन टॉप लेवल लेता था पहले, हमें क्या करना है, उस कहीं ना कहीं प्रथा को, ट्रेडिशन को खत्म करना है। जहां हम जानते हैं कि मिडिल एंड लोअर लेवल भी काम कर रहे हैं, तो किसी भी डिसीजन मेकिंग में हमें क्या करना है, अपने जितने भी और वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको भी पार्टिसिपेशन अलाउ करना है, वो भी अपनी राय दें, वो भी अपने ओपिनियंस, अपनी सजेशन रिप्रेजेंट करें। हो सकता है उनके दिमाग में अच्छे आइडियाज हैं जो टॉप लेवल के पास नहीं आ पा रहे हैं, वो उस लिहाज से अच्छा सोच पा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, अगर बेस्ट आइडियाज है, इफेक्टिव है, तो आप उनको इंप्लीमेंट करो, ठीक है, उनके आइडियाज को इंप्लीमेंट करोगे, बड़ा बूस्टअप हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे कि हमारी बात को क्या करा है, ये मैंने आइडिया दिया था, इस आइडिया पर जो काम हो रहा है ना ये मेरा दिया हुआ, तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर आपको नहीं लग रहा कि वर्दी नहीं है तो आप क्या करो, अपने चलाओ, फिर आप अपने लिहाज से डिटरमाइन कर लो, लेकिन एक मौका दे दो, एक कहीं ना कहीं आप पार्टिसिपेशन अलाउ कर दो। एंड द लास्ट वन इज एस्पेक्ट डी कॉप, एक फ्रेंच टर्म है क्योंकि फ्रांस से बिलोंग करते थे हेनरी फ्यूल, जिसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सिंपल सी बात है, ये तो बात किसने कही थी, ये बात एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी कही थी, दैट देयर मस्ट बी हार्मनी, सेंस ऑफ यूनिटी होना चाहिए। एस्पेक्ट डी कॉप भी यूनिटी की बात कर रहा है, एकता कितनी जरूरी है, कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है, क्योंकि अगर यूनिटी नहीं होगी, बिकॉज मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है ना, सो हर किसी को एक ग्रुप की तरीके से काम करना है, आइसोलेशन में काम नहीं करना। तो एस्पेक्ट डी कॉप क्या है, टीम वर्क के लिए है, यूनिटी के लिए है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट इन दो कॉन्सेप्ट के अंदर, इन दो प्रिंसिपल के अंदर हो जाते हैं कंफ्यूज। तो चलिए कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसके भी डिमार्केशन को भी कर लेते हैं डिस्कस। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहता है, मीनिंग क्या है कि वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव, मतलब एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर क्या देगा, एक ही बॉस देगा, मोर देन वन बॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, देयर मस्ट बी वन बॉस ओवर वन सबऑर्डिनेट, ठीक है, एक से ज्यादा बॉस नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ यहाँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है, ये चेंज कर लिएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है यहाँ पर, दिस यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, एंड दिस वन साइड जो राइट हैंड साइड है वहाँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि हमें एक्टिविटीज को ग्रुप कर देना है डिपार्टमेंट में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हैव सेम, मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव, हालांकि इंडिविजुअल है लेकिन अल्टीमेटली कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में काम कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट, किस पर, कॉमन ऑब्जेक्टिव को। एम क्या है यूनिटी ऑफ कमांड का, डुअल सबऑर्डिनेशन। डुअल सबऑर्डिनेशन मतलब एक सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा ऑर्डर्स ना मिले, इसको रोकने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। डिपार्टमेंट क्यों बांटा, सेल्स वाला सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज देखेगा, काम देखेगा, परचेज वाला परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है कि परचेज वाले ने फाइनेंस वाले का काम कर लिया, फाइनेंस वाले ने किसी दूसरे का काम, या फाइनेंस वाले ने अपना भी काम कर लिया और प्रोडक्शन वाले ने भी फाइनेंस से रिलेटेड काम करा, अपना काम नहीं करा। तो एक्चुअल में क्या है, एक काम तो दो बार हो गया और जो काम प्रोडक्शन से रिलेटेड होना था वो होना ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो ओवरलैपिंग प्रिवेंट करने में एक्चुअल में क्या करेगी, मदद करेगी हमारी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए ये था मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखा कितनी जल्दी चैप्टर होगा कंप्लीट, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और एक्चुअल में जो भी मतलब आपके डाउट्स हैं वो आप बीच बीच में एक्चुअल में जो क्लियर नहीं है वो आप पूछ रहे हो। अब चैप्टर कंप्लीट है, इंशाल्लाह कल हम इसी चैप्टर के करेंगे एमसीक्यूज को डिस्कस। सो प्लीज बी देयर 9 PM। आपको क्या करना है, एक्टिव रहना है, जहाँ हम कल इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज को करेंगे डिस्कस। और पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लिया हो आपने, ठीक है, देन तभी प्रॉपरली क्या है सारे एमसीक्यूज का आप आंसर सही कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड नाइट।